हेलो फ्रेंड्स, यहाँ करने वाले हैं आज हम साइंस जी के क्वेश्चन जो कि हम टॉपिक वाइज करते हैं डेली। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा 26 का फोर्थ पार्ट माइस विविध एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। और क्वेश्चन से ही हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें क्वेश्चन आपको कैसे लगे फ्रेंड्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर डेली 10 मिनट आप साइंस के लिए निकाल लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका कोई साइंस का क्वेश्चन गलत होगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी जॉब की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये स्कूल लाइफ के लिए भी जो बच्चे पढ़ते हैं साइंस, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस या किन यौगिकों के कारण होती है? ए एल्डिहाइडिक यौगिक, या फिर अमीनो यौगिक, या फिर सल्फर यौगिक, या फिर नाइट्रो यौगिक। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, जल्दी से सोचिएगा क्या आंसर इसका रहेगा। इसका आंसर रहेगा ये जो अमीनो यौगिक है, इसकी वजह से जो मृत मछली है उससे दुर्गंध आती है, अमीनो यौगिक के कारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आधार बनता है? तो कौन सा आधार बनता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए? कौन आधार बनता है? क्रोमियम और जस्ता, क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम और जस्ता और केवल निकिल। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा क्रोमियम और निकिल। क्या रहेगा? क्रोमियम और निकिल यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स। तो बी आंसर रहेगा हमारा क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम और निकिल। और जो क्रोमियम यूज होता है फ्रेंड्स, ये होता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में जो क्रोमियम यूज होता है ये लगभग होता है 10.5%, ठीक है, 10.5% और 1.2% कम से कम कार्बन यूज होता है, 1.2% कार्बन यूज होता है इसमें। और अन्य मिश्र धातु जो कि तत्वों वाली स्टील होती हैं, तो अन्य मिश्र धातु भी इसमें यूज की जाती हैं। तो ये इसके बारे में हो गया। और यहाँ पर एक बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको, स्टेनलेस जो स्टील है उसके निर्माण में सल्फर का कभी भी उपयोग नहीं होता है। तो ये सल्फर को तो बिल्कुल क्रॉस कर लीजिए स्टेनलेस स्टील में, तो बिल्कुल याद रखना है सल्फर का इसमें कोई यूज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है। तो ये जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या होता है? ये होता है पादप आनुवांशिक संसाधन। पादप आनुवांशिक संसाधन, बीज, फल, कलम और पराग और अन्य जो अंग होते हैं और जो इसके उत्तक होते हैं जिससे पौधे उगाए जा सकते हैं, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। और यह क्या करता है? पादप आनुवांशिक संसाधन भी इसको कहते हैं। और यह क्या करता है? यह उपज में स्थिरता आती है इसकी वजह से, और पौष्टिकता में वृद्धि होती है, और हर एक तरह से जो है ये गरीबी को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीज वगैरह हैं जिससे हम पौधे उगाते हैं उनको सुरक्षित रूप से ये यूज करने के काम आता है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में उपज बनी रहे। तो ये इसका कार्य है। तो ये कहाँ है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सूची 1 और सूची 2 दे रखी है हमें, तो फटाफट से यहाँ पर हमें ये मिलानी है सूचियाँ। तो देख लेते हैं, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम और यीस्ट और एस्पार्जिलस, और यहाँ पर इनको मिलाना है। दही बनने में किस चीज़ का यूज़ होता है? और यहाँ पर अल्कोहल उत्पादन में कौन सा यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है? और जो है सैट्रिक अम्ल बनाने में यहाँ पर कौन सा है? और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के किससे मिलान होगा? यहाँ पर फटाफट से हमें मिलान करना है। तो ए का जो आंसर रहेगा, ए का आंसर रहेगा 3।
तो ये लैक्टोबैसिलस दही बनाने के लिए यूज़ होता है, ये लैक्टोबैसिलस की वजह से दही बनती है। और यहाँ पर बी का जो ऑप्शन रहेगा राइजोबियम, यह रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम का रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और सी का यीस्ट का रहेगा अल्कोहल उत्पादन में, इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है यीस्ट का अल्कोहल उत्पादन में। और एस्पार्जिलस, इसका उपयोग होता है सैट्रिक अम्ल बनाने में, एस्पार्जिलस का ज़्यादा ही महत्व है। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यीस्ट है, अल्कोहल उत्पादन में यीस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम में यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और एस्पार्जिलस में स्टीरिक अम्ल बनाने में। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है। तो ये है हमारी कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर रहेगा हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। जो ये भारतीय दलहन शोध संस्थान है, ये कहाँ अवस्थित है? फैजाबाद में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर इंदौर में। तो यह जो दलहन शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर है? यह है हमारा कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। और कानपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय दलहन शोध संस्थान। याद रखना है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और यह कानपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। केवल 10 मिनट की क्लास अपनी डेली रहती है, तो प्लीज़ टाइम निकाल के 10 मिनट आप डेली साइंस को दे दीजिएगा। एक तो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, एक डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है वाराणसी में, लखनऊ में या फिर आगरा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, ये हमारी है लखनऊ में। कहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी पार्क? कहाँ पर है? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सूची 1 संस्थान दे रखे हैं, सूची 2 में स्थान दे रखे हैं। तो ये जो संस्थान और स्थान है मैंने पहले से ही इनको मिलाकर रखा है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो फटाफट से हम कर लेते हैं इनको। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि, ये है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि है लखनऊ में। और DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये है हैदराबाद। और डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ये है DNA फिंगर प्रिंटिंग है हैदराबाद में। DNA फिंगर प्रिंटिंग है ये हैदराबाद में। और सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ पादप संस्थान, चंडीगढ़ में है सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुड़गांव में। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुड़गांव में। याद रखना है आपको, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है गुड़गांव में, और सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ पादप संस्थान है, और DNA फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद, और डायग्नोस्टिक और यहाँ पर केंद्रीय औषधि और सुरभि ये है हमारा लखनऊ में।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं बहुत अच्छे से, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चन ये 5 बन सकते हैं। एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को कहते हैं, एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑटोलिटिक एंजाइम कहते हैं, ऑटोलिटिक एंजाइम कहते हैं, या बी आइसोजाइम कहते हैं, या फिर सी जाइमोजेंस कहते हैं, या फिर डी प्रोटियोलिस्टिक एंजाइम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा आइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोजाइम कहते हैं। एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं आइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, ये जरूर से जरूर बताइएगा आप लिख के। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? कुछ समुद्री जीव होते हैं, अंधेरे में अपने जो शरीर है उससे क्या प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस, या फिर बी फास्फोरेसेंस, या फिर ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस ये बोलते हैं जो पशु जो अंधेरे में रहते हैं, समुद्री जीव कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इस परिघटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना और कमेंट जरूर से जरूर करना कैसे क्वेश्चन आपको लगे। थैंक यू सो मच। 3 बजे क्लास रहती है अपनी, एक 8 बजे जी की क्लास रहती है, केवल 10-10 मिनट की क्लास रहती है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। यहाँ से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।